हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरभि श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बाजार मतलब होता है मार्केट। इंग्लिश में हम लोग मार्केट जानते हैं, और बाजार जहाँ पर हमारी आवश्यकताओं की, अगर हम कहें बाजार एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहें तो जहाँ पर हमारी आवश्यकताओं की चीज़ें, वस्तुएं प्राप्त होती हैं, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, सुख सुविधाओं और हमारी भौतिक साधनों संसाधनों की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उस स्थान को बाजार कहते हैं। और इसमें दर्शन लगा देने से दार्शनिकता और वैचारिकता का सामंजस्य दिखाई देता है। तो कुल मिला के हम देखें तो बाजार दर्शन श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित बाजार दर्शन एक ललित निबंध कहा जा सकता है। ललित निबंध हम इसलिए लिख रहे हैं, वैसे तो ये निबंध है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि ये ललित निबंध इसलिए है क्योंकि इस निबंध में वैचारिकता, दार्शनिकता और साहित्य का मणिकांचन संयोग दिखाई देता है। यानी कि सुलभ साहित्य का एक ऐसा दुर्लभ संयोग दिखाई देता है जिसमें दर्शन भी है, लालित्य भी है, यानी कहीं किस्सा गो जैसी बातें हैं, कहीं कवि की कल्पना है, तो कहीं कवि के जीवन में जुड़े अपने मित्रों और सहयोगियों, साथियों के, अपने परिचितों के बहुत सारे जुड़े अनुभवों का कवि हमसे परिचय कराता है। इसलिए हम इसको ललित निबंध कह सकते हैं। ये मेन पार्ट ये है बाजारवाद और उपभोक्तावाद। हम इस तरह से जान लें कि इस पाठ का अगर हम मूल उद्देश्य समझें कि इस पाठ का मूल उद्देश्य क्या है, तो बाजारवाद और उपभोक्तावाद उपभोक्तावाद में बहुत थोड़ा सा जो अंतर रह जाता है उसको समझाने का प्रयास किया है कवि ने। बाजारवाद और उपभोक्तावाद का अंतर, जो बहुत हल्का सा अंतर है, अंतर समझाने का प्रयास किया गया है इस पाठ में। कवि की बात से शुरू करते हैं कि कवि कुछ ऐसे दर्शन, कुछ ऐसी वैचारिकता, कुछ ऐसे चीज़ों, वैसे तो आप जानते हैं कि बाजारवाद और उपभोक्तावाद और बाजार की संस्कृति, इन सब चीज़ों पर चर्चा लगभग 1.5 दशक से हो रही है, और इन चीज़ों को समझाने में लेखक और कवि या दार्शनिक अपने अपने विचार, अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं। लेकिन श्री जैनेन्द्र जी का जो मत रखने का तरीका है, उनकी भावाभिव्यक्ति है, वो बड़ी ही अनूठी है, बड़ी ही अनोखी है। यानी इसमें जैसा कि हमने बताया कि किस्सा गो माने कहानियों के जैसे कुछ कल्पना के जरिए और कुछ अपने परिचितों और सगे संबंधियों के निजी अनुभवों के आधार पर लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि बाजारवाद क्या है। और इसमें बताया कि जो बाजारवाद का पोषण करता है, इस पाठ में ये मुख्य रूप से बताया गया कि बाजारवाद का पोषण करने वाला जो अर्थशास्त्र है, पोषण करने वाला अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, उसे लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। ये लेखक का मूल उद्देश्य है इस पाठ को लिखने का। अनीति शास्त्र यानी कहते हैं, कवि लेखक ये बताना चाहते हैं अपने इस पाठ के माध्यम से, बाजार दर्शन के माध्यम से, कि अगर हमें सही न पता हो अपने मन की, अपनी आवश्यकताओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की, मन में जो अभिलाषा है, मन में जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अगर वो हमें सही ना पता हो, हमारे अपनी सुविधाओं के बारे में हमें सही ना पता हो, तो ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, लालच, अहंकार, इन सब दुर्गुणों से बाजार हमें विकल बना डालता है, बेकार बना डालता है। क्योंकि बाजार तो एक ऐसी वस्तु है जो पूरी तरह से आकर्षण का केंद्र है,
बाजार एक मौन निमंत्रण है जो हमें प्रेरित करती है खरीदने के लिए, हमें जो है उसके दर्शन कराती है और हमें प्रेरित करती है उससे लेने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए। लेकिन बाजार से हम अगर समझकर, अपने मन को जानकर, अपनी आवश्यकताओं को जानकर हम बाजार से चीज़ें ग्रहण करते हैं, खरीदते हैं, तो यही बाजार का सच्चा उपयोग है। तो लेखक हमें यही बताना चाहता है कि बाजार के आकर्षण के मोह जाल में, माया जाल में अगर हम फंस जाते हैं तो हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तृष्णा, लालच, इन जैसे दुर्गुणों में फंसकर हमारा जीवन बेकार हो जाता है। और अगर हम बाजार की उपभोग को सही दृष्टिकोण से समझ लेते हैं, बाजार के उपयोग को समझ लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं को समझ लेते हैं, तो हमें बाजार कभी भी न लूट सकता है और न कभी हमें विकल और व्याकुल, न बेकार बना सकता है। तो हम आपको लेखक के द्वारा सुनाई गई कि कुछ कहानी इस प्रकार से सुनाते हैं। जैसे लेखक ने बताया कि उनके एक मित्र थे जो सुबह के गए और शाम को लौट कर आए, और वो भी खाली हाथ। क्यों? क्योंकि उनके मन में बाजार को लेकर के, अपनी आवश्यकताओं को लेकर कोई सूची नहीं तैयार थी, उनके पास कोई ब्यौरा नहीं था कि वो क्या लेना चाहते हैं, और इसलिए क्या ना लें, क्या छोड़ दें, इस भाव से उन्होंने बाजार में कोई भी सामान नहीं खरीदा और खाली हाथ गए, खाली हाथ लौट आए। सारा दिन बाजार देखते रहे, लेकिन कुछ लेने का मतलब था बाकी सब छोड़ देना। तो उनका मन चीज़ों की लिस्ट से, चीज़ों के उपयोग की वस्तुओं से भरा हुआ नहीं था, इसलिए वो कुछ भी ना खरीद सके। और उसी जगह का लेखक बताते हैं कि उनके एक दूसरे मित्र थे जो अपनी पत्नी के साथ बाजार गए कुछ सामान खरीदने, लेकिन चूंकि जब तक परचेजिंग पावर, यानी कि बाजार के लिए एक मेन वस्तु होती है, जैसे चुंबक और लोहे का सामंजस्य तभी होता है, चुंबक लोहे को तभी आकर्षित करता है, मतलब चुंबक और लोहा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हम ये बताना चाहते हैं। उसी तरह बाजार और पैसा, ये दोनों एक दूसरे के लिए चुंबक और लोहे के समान है। अब बाजार अगर चुंबक है तो पैसा क्या है? लोहा है। वो बाजार हमको आकर्षित करता है और उसी पर चुंबक का असर उसी पर चलता है जो लोहा होगा। तो अगर पैसा नहीं है तो बाजार का असर तब भी नहीं चल सकता। तो दूसरे लेखक दूसरे मित्र की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब उनके मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार गए खरीदने, कुछ खरीदने, थोड़ा सामान खरीदने, और जाने क्या क्या खरीद के लेके आए, पूरे भरे हुए बैग से, भरे हुए थैलों से लड़खड़ाते, लदे फंदे लौटे। और जब उनको लेखक ने पूछा उनसे कि भाई क्या क्या खरीद लाए, तो उन्होंने सारा दोष पत्नी के ऊपर देते हुए कहा कि पत्नी माया न जोड़े तो क्या करे, यानी कि पत्नी को माया जोड़ने का अधिकार प्राप्त है। घर गृहस्थी में क्या सामान चाहिए, क्या जरूरत की चीजें हैं वो चाहिए, लेकिन जब हमें ना पता हो कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं तो इसी प्रकार लत फंदकर बाजार से आया जाता। उसका बहुत बड़ा कारण होता है क्रय शक्ति, यानी खरीदने की ताकत। और खरीदने की ताकत आती है परचेजिंग पावर जिसको कहते हैं, वो ताकत होती है जेब से। जेब, पॉकेट, यानी पॉकेट गरम है, जेब गरम है, कहते हैं जेब गरम है, तो हम सब कुछ, दुनिया भर की सारी सामग्री हम अपने घर खरीद लेना चाहते हैं, चाहे वो उनकी आवश्यकता हो या ना हो। मित्र ने अपना पैकेट फैला दिया, अपना पॉकेट, अपना पर्स दिखा दिया कि बस देखो 10 रुपए बचे हैं, वो भी केवल मेट्रो के टिकट के, कि अगर इतना भी ना होता, अभी और पैसा होता, इसका मतलब था कि अगर और पैसा होता तो और परचेजिंग होती। यानी कि सामान जरूरत को देखकर नहीं खरीद के आया था, बल्कि जो भी चीज देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, जो भी आकर्षित कर रही थी, उन सारी चीजों को लेखक के वो मित्र खरीद लेना चाहते थे और उनकी पत्नी उनका उसमें सहयोग कर रही थी। इसी प्रकार लेखक ने एक और महान संतोषी व्यक्ति चूरन वाले भगत जी का जिक्र किया है। उनके लिए तो अगर जीरा लेना ही जरूरी है, चूरन बनाने के लिए जीरा और काला नमक चाहिए, तो पूरा बाजार सजा रहे, वो पूरे बाजार को आशीर्वाद देते हुए उस बाजार से निकल जाते हैं और अंतिम वाली परचून की दुकान में जाकर खड़े होकर जीरा और काला नमक खरीदते हैं और बड़े ही खुशी खुशी संतोष भाव से अपने घर वापस लौट आते हैं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। उनको मन में उनके वास्तविक चीज क्या खरीदनी है ये उनको पता है।
तो ऐसे संतोषी प्रवृत्ति के लोगों की हमारे देश में, हमारी दुनिया में अभी कमी है। और हमारे समाज में अगर ऐसे लोग हो जाएं तो शायद बाजार हमारा शोषण कभी ना कर सके। भगत जी के लिए वो बताते हैं कि भगत जी ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बाजार से निकलते हो, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों द्वारा पहचाने जाते हैं, सबकी दुआ सलाम स्वीकार करते हैं, सबको नमस्कार का जवाब देते चलते हैं और पूरे बाजार की चमक दमक को देखते हुए चलते हैं। और उन्हें कोई भी चीज तृष्णा, लालच, कोई ईर्ष्या भाव नहीं आता जागता उनके मन में, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें कितनी आवश्यकता है जीविकोपार्जन के लिए। अगर 5 पैसे 25 पैसे का चूरन वो बेचते थे पर दिन, तो वो 25 पैसे का ही चूरन बेचते थे, बाकी बचा हुआ चूरन मुफ्त में बच्चों को बांट देते थे और बच्चों के चेहरे की खिलखिलाहट को वो अपने जीवन का सार समझते थे, अपने जीवन का उद्देश्य समझते थे। और इस प्रकार से वो केवल उतना ही कमाते थे प्रतिदिन जितना उनकी जीवन की आवश्यकता। तो इस प्रकार से लेखक ने कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ कल्पना के माध्यम से, कुछ दार्शनिकता के माध्यम से, जैनेंद्र जी एक विचारपरक लेखक है और ये दार्शनिक लेखक भी माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक लेखक माने जाते हैं। तो इनकी बहुत ही सुंदर ये रचना है, ललित निबंध है, जो कि साहित्य और दार्शनिकता का एक संयोग देखा जा सकता है, दुर्लभ संयोग, एक अनूठा संयोग देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बाजार हमेशा उपभोक्तावाद के लिए है, यानी कि बाजार उपभोग करने वाले लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है, ना कि हम लोग बाजार के लिए। बस इतना अंतर चीन लेना यहाँ पर आवश्यक है कि बाजार हमारे लिए है, हम बाजार के लिए नहीं है। और बाजार हमारी तृष्णा, हमारे लालच को पहचानता है, बाजार सजा सजाया है और बाजार का निमंत्रण क्या है? मौन है, मूक है, क्योंकि आग्रह हमेशा तिरस्कार जगाता है। आप किसी से 2-4 पैसे की कोई चीज खरीदने के लिए बार बार आग्रह करिए, आपको बार बार उसकी उपेक्षा और अपमान का ही सामना करना पड़ेगा। हमारे दरवाजों पर आप देखते हैं कई बार कई सेल्समैन आते हैं और बार बार हमसे कोई पाउडर है, कोई क्रीम है, कोई उपभोग की वस्तु है, कोई सामान है, घर गृहस्थी के चीजों का सामान है, वो खरीदने का आग्रह करते हैं और हम उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। कारण क्योंकि वो हमसे आग्रह करते हैं। बाजार कभी हमें बुलाने नहीं जाता, बाजार का निमंत्रण मौन है, मूक है और वो ऐसा माया जाल है जो हम सबको फंसा कर रखता है। लेकिन हम बाजार का सदुपयोग तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारी भौतिक आवश्यकता क्या है, कितनी हमारी जरूरत है। हमें जीवन में अपने चीजों की क्रमबद्ध आवश्यक चीजों की क्रमबद्ध सूची हमारे जीवन में बनी हुई होनी चाहिए। हमारे जीवन में चीजों की वरीयता क्रम में लिस्ट होनी चाहिए और पहली प्राथमिकता क्या है हमारे जीवन की, दूसरी प्राथमिकता क्या है, तीसरी प्राथमिकता क्या है। इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से अगर हमारे जीवन की आवश्यकता की लिस्ट होगी तो हम कभी भी बाजार के आकर्षण में नहीं फंसेंगे। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति भी इस तरह से समझाया गया है बाजारवाद को, और उपभोक्तावाद में अंतर समझाने का प्रयास किया गया। ये समझ ही आ गया होगा कि बाजारवाद का पोषण करने वाला जो अर्थशास्त्र है वो अनीति शास्त्र है। बाजारवाद का पोषण यानी बाजारूपन। बाजारूपन क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे कभी कि जब आवश्यकता के समय होता है तब बाजार हमारा शोषण करता है। जैसे अभी कोई त्योहार आता है, हरछठ हो, दिवाली हो, दशहरा हो, करवा चौथ हो, इस तरह के अनेक पर्व होते हैं हिंदू धर्म में। जिन पर्वों पर ईद हो, कोई भी हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के पर्व त्योहार हो और उसमें कोई विशेष चीज का प्रयोग होना हो तो वो चीजें महंगी मिलने लगती हैं। यही है बाजार का शोषण। और बाजार हमारे लिए शोषण इसलिए करता है हमारा, क्योंकि हम परंपरा और रूढ़वादिता में फर्क नहीं समझते। हमें परिवर्तन के साथ चलना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार हमें बदलना चाहिए और जो आवश्यकता हो हमें
उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो बाजारवाद, ये अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र समझ गए होंगे कि अगर हम पैसों के दम पर, क्रय शक्ति के दम पर चीजों को खरीदते हैं तो वो क्या है, अर्थशास्त्र की जगह वो अनीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र वही है जो बैलेंस करके चले, जो आय है हमें उसके अनुसार ही व्यय करना चाहिए, आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए, उस कुछ बचत भी करनी चाहिए, बचा कर भी रखना चाहिए जो भविष्य में हमारी जरूरत में काम आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।